हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी नेटिक पर आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। बच्चों, यहां पर हम अकाउंटिंग के एमसीक्यूज़ कर रहे हैं क्लास 11 के। अभी तक मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज़ के वीडियो डाल दिए हैं, यदि आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। आज हम यहाँ पर चैप्टर 4 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के एमसीक्यूज को स्टार्ट करने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि दो तरह से अकाउंटिंग के बेसिस होते हैं, एक कैश बेसिस अकाउंटिंग और दूसरी जो होती है वो होती है एक्यूरल बेसिस अकाउंटिंग। कैश बेसिस अकाउंटिंग क्या कहलाती है? ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन कैश बीइंग रिसीव्ड और पेड। मतलब जैसे हमने कोई सामान खरीदा और उसका हमने कैश पेमेंट कर दिया, या हमने कोई सामान बेचा उसका हमें कैश मिल गया, तो कैश का लेन देन तो तुरंत हो गया ना, तो उसे क्या कहा? कैश बेसिस अकाउंटिंग कहा। लेकिन एक्यूरल बेसिस अकाउंटिंग में कैश का मिलना या जाना नहीं होता है। मतलब हमने सामान खरीदा या बेचा तो है, लेकिन कैश दिया या आया नहीं है। ऐसा कैसे मैडम? देखिए बच्चों, बहुत सी बार क्या होता है, ये सारी चीज़ें उधार भी होती हैं। हम बहुत सी बार चीज़ खरीद लेते हैं और बोल देते हैं यार अभी हम पैसे नहीं दे रहे, हमारे पास है नहीं, हम बाद में पैसे देंगे। पर ट्रांजैक्शन तो हुआ है ना, हमने सामान तो खरीदा है, पैसे ज़रूर हमने उसके नहीं चुकाए हैं, लेकिन सामान हमने खरीदा है, तो उसकी एंट्री भी करना अकाउंटिंग में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चों। तो इस तरह की अकाउंटिंग को एक्यूरल बेसिस अकाउंटिंग कहते हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम इसका पहला एमसीक्यू देखते हैं। अंडर द कैश बेसिस अकाउंटिंग, एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन पेमेंट ऑन बीइंग इनकर्ड आइदर ए और बी, नन ऑफ दीज। इनका ये कहना है कि कैश बेसिस अकाउंटिंग में जो एक्सपेंसेस है वो कैसे रिकॉर्ड होते हैं। तो जब हम पेमेंट करते हैं, ठीक है, हमारा खर्चा कब होता है? जब हम कोई पेमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। सेकंड एमसीक्यू है, अंडर द एक्यूरल बेसिस अकाउंटिंग, एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन पेमेंट ऑन बीइंग इनकर्ड आइदर ए और बी, नन ऑफ दीज। एक्यूरल बेसिस अकाउंटिंग में मतलब हमने लेन देन तो कर दिया है, हमने सामान खरीद या बेच तो दिया है, लेकिन हमारे पास अभी पैसा आया नहीं है। जो एक्सपेंसेस हैं वो अभी रिकॉर्ड होंगे, लेकिन उनका पैसा नहीं आया है, तो उसे हम कैसे लिखते हैं? ऑन बीइंग इनकर्ड। ठीक है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। थर्ड देखेंगे, एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग डज नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन। सेकेंड ऑप्शन है गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन। सी ऑप्शन है मे और मे नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन, और नन ऑफ दीज। नहीं बच्चों, एक्यूरल बेसिस अकाउंटिंग भी हमें बिल्कुल सही पोजीशन बताती है हमारे फाइनेंस स्टेटमेंट की। कैसे? क्योंकि हम चाहे पैसों का लेन देन करें या ना करें, हम यदि कोई ट्रांजेक्शन हमने किया है तो उसकी एंट्री हम कर लेते हैं, तो हमें उस समय पता चल जाता है कि भैया हमने ये जो एंट्री की है इसके आधार पर हमें आगे प्रॉफिट होना है या लॉस होना है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड दिया है, एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉग्नाइज्ड आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्योर्ड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ अबव। एक्यूरल बेसिस अकाउंटिंग या तो आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड एक्सपेंसेस भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, या बी एक्योर्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। बहुत सी बार ऐसा होता है यार, हमने कोई ट्रांजेक्शन किया, उसका पैसा हमें पहले ही मिल गया, उसने बोला भैया ये पैसे रख लो तुम, हम बाद में इसका ये सामान तुम्हारी दुकान से उठा लेंगे। तो ये दोनों ही ऑप्शन इसमें इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है, अंडर एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, और नन ऑफ दीज। देखिए बच्चों, जो एक्यूरल बेसिस अकाउंटिंग होती है, यदि उसमें कैश मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, यदि उधार भी सामान का लेन देन हुआ है तो भी इन दोनों ही पक्ष में क्या होता है, उसकी एंट्री को रिकॉर्ड किया जाता है। इस तरह यहाँ पर हमने चैप्टर 4 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आज यहाँ पर एमसीक्यू किए, लेकिन आज इसके साथ ही हम तो बच्चों आज यहाँ पर हम अकाउंटिंग इक्वेशन के भी एमसीक्यूज करने वाले हैं चैप्टर 5। तो स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। एमसीक्यूज को स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है? अब भैया अकाउंट में मैथमेटिक्स आ गई, इक्वेशन आ गई, ये कैसे हो गया? तो बच्चों ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने आपको 4 फॉर्मूले लिखे हैं। फॉर्मूले ज़्यादा टफ नहीं है, आप देखिए, ये इक्वेशन कहलाती हैं
किसकी? अकाउंटिंग की। ये चारों ही यदि आप ध्यान से देखेंगे तो एक जैसी ही है। या तो आप एसेट्स इक्वल इक्विटीज टोटल क्लेम ये समझ सकते हैं, जिसमें एसेट्स के बराबर जितनी भी हमारी इक्विटीज हैं वो होती हैं, या एसेट्स इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल इसे समझ सकते हैं, लायबिलिटी इक्वल एसेट्स माइनस कैपिटल, या कैपिटल इक्वल एसेट्स माइनस लायबिलिटी। इन चारों इक्वेशन को आप लर्न कर सकते हैं। देखेंगे ध्यान से तो ये सभी एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम हमारा पहला एमसीक्यू। पहला एमसीक्यू क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। यदि आपने वो इक्वेशन याद की हैं तो आपको इन चारों में से पता होगी कौन सी इक्वेशन सही होती है। तो बी नंबर का ऑप्शन एसेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल कैपिटल हमारा सही एमसीक्यू का आंसर है। सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है बच्चों? एसेट्स दी हैं, लायबिलिटी दी हैं और कैपिटल दी हुई है। यहाँ पर कैपिटल इक्वल एसेट्स माइनस लायबिलिटी वाला आप इक्वेशन लगाकर देख सकते हैं। जितने भी अमाउंट दिए हैं उनको दूसरे अमाउंट में से माइनस करके देखिए, यदि अमाउंट कैपिटल वही आती है तो आपका आंसर सही है। तो यहाँ पर जब हम ए वाला करके देखेंगे तो वो ऑप्शन करेक्ट आएगा बच्चों। नेक्स्ट देखिए, अमाउंट विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज विल कैश एंड कैपिटल। जब कोई भी अमाउंट विड्रॉ किया जाता है प्रोप्राइटर द्वारा, ठीक है, अपने खुद के पर्सनल यूज़ के लिए, तो क्या होता है जो हमारी कैश है या जो हमारी बिजनेस की कैपिटल है वो कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि हम जैसा कि जानते हैं कि प्रोप्राइटर अलग होता है और बिजनेस अलग होता है। तो यदि वो बिजनेस में से कोई पैसा निकाल लेता है तो क्या होगा? बिजनेस की कैपिटल कम हो जाएगी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। नेक्स्ट है विच अकाउंटिंग इक्वेशन इज इनकरेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग। यदि आपने इक्वेशन याद की है तो बी वाला जो इक्वेशन है वो गलत है बच्चों। द लायबिलिटी ऑफ फर्म आर 3000 एंड द कैपिटल ऑफ प्रोप्राइटर इज 7000। द टोटल एसेट्स आर। यहाँ पर बच्चों लायबिलिटी दी हुई है, कैपिटल दी हुई है। देखिए स्क्रीन पर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और जब हम 3000 में से 7000 को प्लस कर देंगे तो कितना आएगा? 10,000 आ जाएगा। तो 10,000 बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है बच्चों। अब नेक्स्ट देखते हैं। X commenced business on 1st April 2013 with the capital of 6 लाख। यहाँ पर डेट को ध्यान देना, 1 अप्रैल 2013 को उसने 6 लाख की कैपिटल से अपना बिजनेस स्टार्ट किया। ऑन 31st मार्च 2014 his assets were worth 8 लाख and liability 50,000। फाइंड आउट द क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, यहाँ पर हमें क्लोजिंग कैपिटल मालूम करनी है। तो जो ऊपर दी हुई है वो ओपनिंग कैपिटल है, क्योंकि जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया था तब 6 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया था। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि क्लोजिंग कैपिटल क्या है। तो कैपिटल का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों अपन? कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो एसेट्स कितनी है? 8 लाख है और लायबिलिटी कितनी है? 50,000 है। तो जब 8 लाख में से 50,000 को माइनस कर देंगे तो 7,50,000 आएगा। तो पहला वाला ऑप्शन सही है बच्चों। Clear? An increase in one assets is accompanied by decrease the another assets, increase a liability, increase the capital, all of these। देखिए बच्चों, इस पॉइंट को समझने के लिए, इस एमसीक्यू को समझने के लिए आपको यहाँ पर मैं ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग 2 आइटम्स, एक ट्रांजेक्शन का कैसे दूसरे पर इफेक्ट पड़ता है उसके कुछ पॉइंट्स में बता रही हूँ। इनको आप याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के रूप में ये आपसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट्स आपने देख लिए, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्या पूछा है? यदि एक एसेट्स इंक्रीज होता है तो क्या क्या ऑप्शन उस पर इफेक्ट करते हैं? पहला भी करता है, दूसरा भी करता है और तीसरा भी करता है। तो इसका जो डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, ये करेक्ट है बच्चों। इसी तरह से नेक्स्ट दिया है डिक्रीज द वन लायबिलिटी में भी आपको जो मैंने अभी पहले बताया उसमें ये सारे ट्रांजैक्शन जो 2 आइटम्स पे इफेक्ट करते हैं वो भी दिया हुआ है कि यदि एक लायबिलिटी कम होती है तो उसका इफेक्ट क्या होता है? हमारी एसेट्स भी कम हो जाती है, क्या होता है, और हमारी अदर लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। तो परचेज ऑफ मशीनरी बाय कैश मीन्स decrease a asset and decrease a liability, increase the assets and decrease the assets, increase in assets and decrease in liability, decrease in assets या increase in liability। इसका बी वाला ऑप्शन सही है। क्यों? इसको ध्यान से समझिए।
जब हम कोई सामान खरीदते हैं, जैसे हमने मशीनरी परचेज की कैश में, ठीक है, तो क्या हुआ, हमारी एसेट्स इंक्रीज हो गई। क्यों इंक्रीज हो गई? क्योंकि भैया जो हमने मशीन खरीदी वो हमारे पास आ गई, और हमारी डिक्रीज इन एसेट्स मतलब हमारा एक एसेट कम हो गया। कौन सा? कैश। कैश हमारे पास से चला गया, तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। उसी तरह लास्ट है पेमेंट टू अ क्रेडिटर मीन्स, हमने जब क्रेडिटर को पेमेंट किया तो क्या हुआ, डिक्रीज इन एसेट्स, हमारे पास से हमारी एसेट्स कम हो गई क्योंकि हमने पैसा दे दिया। डिक्रीज इन लायबिलिटी, हमारा जो दायित्व था उसको पैसे देने का वो भी हमारा कम हो गया, तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। इस तरह यहाँ पर हमने ये एमसीक्यूज करे, ये एमसीक्यूज आपको बहुत हेल्प करेंगे। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू।